Hello friends, welcome to our channel. Hope you all are doing good, but today I want to ask one question. What is your age? ये कैसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप जिस भी एज पे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब आप रिटायर होंगे. रिटायर इन द सेंस कि आज वर्किंग है, बिजनेस है, जॉब है. एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू टेक रेस्ट एंड उस वक्त काम नहीं करना चाहेंगे. उस वक्त क्या, उस वक्त इनकम की फ्लो क्या होगी, उसी पे आज डिस्कस करने के लिए माय टॉपिक इज रिटायरमेंट. बिकॉज व्हेन आई मीट पीपल आई सी दैट बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं. काम तो करते हैं लेकिन रिटायरमेंट के लिए उतनी प्लानिंग नहीं करते हैं. तो आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं जो कि इस टॉपिक पे ज़्यादा बताएंगे कि एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, कैसे करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो मेरे साथ मिस्टर मोहित है फ्रॉम सेंट्रिसिटी ब्रांच मैनेजर एंड मिस्टर अनुज सर है ट्रेनर फ्रॉम सेंट्रिसिटी. वेलकम सर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सर, तो जैसा हम देखते हैं कि एक रिटायरमेंट ऐसा टॉपिक है कि लोग जब से 55 या 60 की होते हैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है. उस वक्त उनकी इनकम की कोई फ्लो नहीं होती है, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पे या फिर किसी भी सोर्स ऑफ इनकम पे. तो आप प्लीज़ बताएं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट और ये क्या बेनिफिट है रिटायरमेंट प्लानिंग करने के. सो प्लीज़ अगर आप बताएं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट इज़ ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग योर रिटायरमेंट इनकम और कॉर्पस एंड द वेज टू अचीव इट. मतलब आसान शब्दों में, रिटायरमेंट के बाद आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो मंथली या एक कॉर्पस. आगे रिटायरमेंट के आगे अपना जीवन जीने के लिए पर मंथ आपको कितना चाहिए और एक कॉर्पस. और उसके लिए जो आज आप डिसीजन लेंगे या जो आज आप जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ, कितने प्रतिशत, किस में, कौन सी एसेट क्लास में, और कंसीडरिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो. सो इस प्लानिंग को हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग. अब बात आ जाती है ये क्यों ज़रूरी है. देखिए, जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में ही जिक्र किया कि हम रिटायरमेंट के बाद उतना अगर प्लानिंग सही से नहीं करी है तो रिटायरमेंट के प्लान बाद हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, मे बी अपने बच्चों पे या फिर किसी पे भी. सो ये इसीलिए ही ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट के बाद जब तक भी जिएं, आप अपने से जिएं. जो भी आपके पास कॉर्पस है या जो भी आपके पास पर मंथ एक्सपेंसेस हैं, वो आपके अच्छे से पूरे हो पाएँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका मेंटेन रहे. सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आज करनी है ताकि आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो आज मेंटेन करते आ रहे हैं वो आगे भी मेंटेन रहे. और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको अपनी स्टार्टिंग की फेज़ में लेना है, जिससे आप पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग करके वो आप काम कर सकते हो. और बेनिफिट्स वही हैं कि आप अपना अच्छे से जीवन जी सकते हो, काफ़ी अच्छा आपके पास पैसा भी हो सकता है. और जब आपने पूरी लाइफ, सोचो ना, सबके पास 30-35 साल ही हैं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के भी, प्लानिंग करने के भी. और उन 30-35 साल में अब एक अच्छा डिसीजन लेके, बेहतर अपनी एसेट एलोकेशन करके, कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना के आप एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो. और उसके बाद फिर आप अपना बाकी जीवन जो है वो अच्छे से टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो. बिल्कुल, यानी कि कॉर्पस के लिए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है. एब्सोल्युटली मैम. थैंक यू सर. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे तो अवेलेबल प्रोडक्ट बहुत से हैं, बट अगर आप बताना चाहिए कि एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए क्या अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और क्या बेनिफिट है उन प्रोडक्ट्स के. जी ज़रूर. देखिए, रिटायरमेंट क्या है ना, कोई भी इन्वेस्टर की जर्नी जो होती है वो 3 फेजेस से गुजरती है. एक तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज़ एक्यूमुलेशन फेज जो होता है. और उसके बाद वो थोड़े जब रिटायरमेंट के नज़दीक आता है तो एक्यूमुलेशन फेज में आता है, जहाँ वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो मद्देनज़र अपने रिटायरमेंट के कर रहा है तो उसको एक्यूमुलेट करेगा कहीं ना कहीं. वो अपने इक्विटी के ज़्यादा पोर्शन में, अगर इनिशियली स्टेज में इक्विटी के पोर्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटायरमेंट के क्लोज आके वो थोड़ा थोड़ा डेट की तरफ जाता है. ओके.
तो वो एक्यूमुलेट करता है ताकि वो कम रिस्क लेना चाहिए, कम portion हो जाता है। कम पोर्शन लेता है। फिर वो रिटायरमेंट के बाद वो स्पेंडिंग फेज में चला जाता है कहीं ना कहीं, उसके बाद वो गिफ्टिंग फेज में चला जाता है। उससे भी आगे बात करें तो वो जो स्पेंडिंग फेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आपने जो पूछा क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुज जी ने भी बताया, देखिए कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के बाद ही। तब आपका इनफ्लो कुछ नहीं रहता अगर आप सही तरीके से बिना प्लान किए हुए इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो कोई इनकम नहीं तब आ रहा होता है, पैसे की ज़रूरत तभी होती है। और रिटायरमेंट के ऊपर कोई बैंक लोन भी नहीं देगा आपको। आप नौकरी कर पा रहे हैं, आपको ईएमआई पे करने की क्षमता है आप में, तभी आपको बैंक भी लोन देता है। हाँ। अब अगला जो क्वेश्चन था आपका कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच कब रहा है इन्वेस्टर। अगर वो अर्ली 30s में, जैसे इसमें हम लोग हैं, अगर इस वक्त हम सोच रहे हैं तो ज़्यादातर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में हम अपना पोजीशन लेते हैं, और जैसे जैसे हम रिटायरमेंट के क्लोज आते हैं तो वो हम इक्विटी से थोड़ा डेट की तरफ शिफ्ट करते हैं, ऐसा रहता है। तो आप ये काम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। P2P एक प्रोडक्ट है, अगर जो कंजर्वेटिव लोग हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि सर इक्विटी है, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि क्या रिटायरमेंट प्लानिंग, कई लोग सोचते हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया है और इंश्योरेंस लाइक कि जब जॉब करना शुरू करते हैं 25 या 30 की एज पे आते आते एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, या फिर बैंक में एफडीज करते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स को क्या हम रिटायरमेंट प्लानिंग के प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते हैं? देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप अगर 30s में स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 28-30 ईयर्स होता है, तो एफडी में आप कर सकते हैं, कोई वैसा नहीं है, बट रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास उतना लंबा टाइम है तो रेदर देन इन्वेस्टिंग इन डेट फंड और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, आप तो इक्विटी में अपना एक्सपोजर लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा, आपका कॉर्पस बड़ा होगा। तो क्योंकि अभी जो आजकल यंगस्टर अभी रिटायरमेंट से पहले भी अब प्री रिटायरमेंट की वो अर्ली रिटायरमेंट की तरफ लोगों का झुकाव यंगस्टर का आने लगा है। तो इसको कंसिडर करते हुए ज़्यादातर तो 30 साल का होराइजन है तो इक्विटी में ही जाना चाहिए, मेरे को लगता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए आप। ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू, थोड़ा डेट का भी पोर्शन होगा। सो वी कैन से कि इक्विटीज यानी एसआईपी के थ्रू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे कि अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। इसका रीज़न है ना वो आप और जगह थोड़ा रिस्क है। अगर डायरेक्ट आप स्टॉक ले रहे हैं, ले सकते हैं पूरा ड्यू डिलिजेंस करके, अपना जांच पड़ताल करके स्टॉक्स को समझ के। इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप एसआईपी के थ्रू एक डिसिप्लिन वे में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कॉर्पस बड़ा इकट्ठा करना डाइवर्सिफाइड भी हो जाता है, तो वो कॉर्पस इकट्ठा करना इजी भी हो जाता है। और उसका इम्पोर्टेंट एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू मतलब कॉर्पस बनाना रिटायरमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जब हम वर्किंग होते हैं तो हम उतना टाइम रिसर्च एनालिस्ट और इस सब में नहीं दे पाते कि हमें किस फंड में लगाना चाहिए। तो बिना सोचे समझे आप एक एक्सपर्ट के भरोसे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा आप सवाल है, आप दोनों के से ही है, तो मैं पहले अनुसार आपसे पूछना चाहूँगी कि what is the correct age to start retirement planning? Okay, करेक्ट एज आई शुड से कि जैसे ही आप कोई भी जॉब आपकी लग रही है, जैसे ही आप कमाना शुरू कर रहे हैं, जैसे ही यू स्टार्ट अर्निंग, सो आप अपना कुछ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी का टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट जाना चाहिए, एनी परसेंटेज। फॉर एन एग्जांपल, आज इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी, और पीपल आर इन्वेस्टिंग। जैसे ही किसी की जॉब लग रही है वो आके खुद सामने आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट उसका ये नज़रिया नहीं है कि मैं ये रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, राइट? हाँ, सो उसको ये नहीं पता है कि मेरे को कुछ रिटायरमेंट, बट पहली चीज़ ये है कि चलो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टार्ट ही कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे रोल आ जाता है एक फाइनेंशियल प्लानर का या एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का भी, ताकि वो अपने इन्वेस्टर को समझाए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है योर रिटायरमेंट के लिए भी। अब रही आपके क्वेश्चन की बात कि कितना जल्दी उसको रिटायरमेंट
इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना है और किस एज पे इन्वेस्टमेंट करना है। देखो हमारे सबको एक ही लाइफ है, ठीक है, हमें उसी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट पीरियड भी हमारा बहुत लिमिटेड है। मैं कहूँगा वही 30-35 साल होता है। एक एवरेज 25-26 साल में बंदा कमाना शुरू करता है, 30 साल तक वो एक अच्छी सैलरी पे पहुंच जाता है आफ्टर गेनिंग 4-5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स या 30 ईयर्स जो भी है, एट एनी टाइम यू वांट टू रिटायर, मे बी एट 55-60। तो फॉर एन एग्जांपल यू आर रिटायरिंग एट 55, सो 30 से 55 तक आपके पास 25 साल है, ठीक है। अगर आज ही आप रिटायरमेंट के लिए जोड़ना शुरू करेंगे या इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अभी मैं एसेट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिटायरमेंट की बात करूँ कि आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो 25 साल बहुत दूर है और अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है विद लेस इन्वेस्टमेंट। और जितना आप डिले करते जाएंगे इसको उतना ही फिर आपको इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप स्टार्ट ही कर रहे हैं एट द एज ऑफ 40, अब आपके पास 15 साल बचे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पर मंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा उससे जो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 25 या एट द एज ऑफ 30। आज आपको एक हो सकता है 5,000 रुपये की SIP भी उस कॉर्पस पे पहुंचा दे जिस कॉर्पस को करने के लिए आप अगर 40 पे स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 10, 12, 15 की SIP लगे, ठीक है। सो इसीलिए बोला जाता है कि स्टार्ट अर्ली फॉर योर रिटायरमेंट। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉर्पस क्रिएट होगा। और उसके बाद आ जाती है कि अब कॉर्पस क्रिएट कितना होगा या कितना परसेंटेज से हमें पोर्टफोलियो ग्रो करके देखना है। देखो एवरेज अगर आप म्यूचुअल फंड्स जैसे कि मोहित जी ने बताया, सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू SIP, तो SIP तो एक SIP से तो बेस्ट ऑप्शन एक इन्वेस्टर के लिए बना ही नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि एक रिटेलर SIP इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ रिटेलर, ठीक है, कि वो आपका रुपये कॉस्ट एवरेज कर देता है आपके इन्वेस्टमेंट को, बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देता है एंड इन्फ्लेशन को भी बीट करके। एब्सोल्युटली, इन्फ्लेशन को भी वो बीट करके आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देगा। क्योंकि हम जो टाइम की बात कर रहे हैं वो 25 साल है, वो 30 साल है यहाँ पे, और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोजर स्मॉल और मिड कैप्स में भी रख सकता है। सो अल्टीमेटली वो आराम से 15, 16, 18% का यहाँ पे रिटर्न कमा सकता है। बीच में FD की भी बात हुई थी कि FD भी उसको कर रही थी, वो अगेन इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आपका वहाँ पे बहुत कम आ जाएगा। सो व्हाट इज़ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न? अगर आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6% और इन्फ्लेशन ही अगर आपका 5% चल रहा है इकोनॉमी में, सो योर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज ओनली 1%। सो अगर आपका 1% से अमाउंट ग्रो हो रहा है तो आप देखो कहाँ पहुँचोगे। बट इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 14, 15, 16%, सो आपका पोर्टफोलियो कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस वुड बी वेरी ह्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है। मोहित जी ने भी जैसे हमें बताया, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे डेट का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। या बोलूँ कि सिर्फ फाइनेंस की बुक्स में या नॉर्मल भी देयर इज अ सेइंग कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन इक्विटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि मोहित जी की एज 35 है अभी, तो 100 माइनस 35 इज 65% शुड बी इन इक्विटीज एंड इज 35% इन डेट। हाँ, सो अब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी, फॉर एन एग्जाम्पल ये 50 में पहुँचे, सो वहाँ पे इनका पोर्टफोलियो 50-50 हम कर देंगे। और एट द एज ऑफ 60, 65, 70 तक जाते जाते उनका इक्विटी बिल्कुल कम होता जाएगा और डेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तक उस कॉर्पस में पहुँच चुके होंगे। सो देखिए यहाँ पे भी फिर दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे अभी हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। सो अभी हम वेल्थ नहीं है हमारे पास, हमको वेल्थ क्रिएट करनी है, कॉर्पस क्रिएट करनी है। और जब वेल्थ आ जाएगी एट द एज ऑफ 55-60, कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें वेल्थ मैनेजमेंट करनी है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट करनी है। किस तरीके से उस कॉर्पस को डिप्लॉय करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज जो रिटायरमेंट की हमारी नीड्स है, जो रिटायरमेंट के हमारे एक्सपेंसेस हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको टैकल करने के लिए हम जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा, फिर हमें हमारा जो डेट एलोकेशन है वो डेट में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमें उसको प्रिजर्व करना है और उसमें से जितना हमें रिटर्न मिल रहा है एक फिक्स्ड इनकम से उतना भी काफ़ी है। तो हम काफ़ी अच्छे से फिर हम रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अर्ली अब रिटायरमेंट तो बात होगी, अभी जो नया कॉन्सेप्ट है अर्ली रिटायरमेंट, हमारे जैसे यंगस्टर, बाय द वे अनुज आई एम अंडर 30। ओके, दैट वाज फॉर एन एग्जांपल। दैट्स करेक्ट। तो होता क्या है कि अर्ली रिटायरमेंट में एक थंब रूल है मार्केट में, तो बोला जाता है कि आप जो भी अभी अर्न कर रहे हो उसका 30% सेव करो और ये कंटिन्यू करो, ये प्रोपोर्शन को 13 साल तक। सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं 1 लाख रुपए अगर महीना कोई बंदा कमा रहा है, तो 30% मतलब 30,000 रुपया वो पर मंथ सेव करे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करे वो
इन्वेस्टर मतलब वो सेव करके उसको इन्वेस्ट करे, डिप्लॉय करे उसको SIP में और कहीं भी, और वो 13 साल तक ये कंटिन्यू करे सेम प्रोपोर्शन में। अगले साल अगर उसकी सैलरी 2 लाख हो गई तो 2 लाख का 30%, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में उसको बढ़ाते जाना है 30%, ठीक है। 13 साल बाद जो उसकी करंट सैलरी होगी अभी, उससे ज़्यादा वो जो कॉर्पस क्रिएट हो गया होगा, उससे वो चाहे तो अपना अर्ली रिटर्न। अर्ली रिटायरमेंट लेके वहाँ से वो कॉर्पस कहीं इन्वेस्ट करके उससे एक अच्छा इनफ्लो अपने लिए रेगुलर इनकम बना सकते। तो अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग, अगर वो 30% इंक्रीज 30% अपने इनकम का सेम प्रोपोर्शनेट में 13 साल तक इन्वेस्ट करता है, 30 अब 13 याद रखना है। ओके, 30 and 13। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये उसका अर्ली रिटायरमेंट का भी एक ड्रीम कंप्लीट। सो किसी भी एज पे अगर कोई किसी भी एज पर, अगर 30 के एज पे हूँ मान लीजिए मैं, तो 13 साल बाद अगर अपनी रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ, अर्ली रिटायरमेंट की 43 के एज में, 45 के अंडर मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो मैं इसको फॉलो करके और कहीं ना कहीं पहुँच सकता हूँ। So we will discuss more in 13 concept. But thank you so much sir, because आज का हमारा टॉपिक ही था रिटायरमेंट का। बिकॉज मैंने कभी पढ़ा था से 1-2 साल पहले कि इंडिया में 2 से 3% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर रिटायरमेंट की प्लानिंग करके रखते हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट जो अभी लाइफ जी रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, से या फिर उससे बेटर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी से स्टार्ट करें। और जब SIP का कॉन्सेप्ट आया है सर, आपने जैसे कहा कि अभी SIP काफ़ी लोग अवेयर हैं, बट स्टिल वी विल सी कि अभी भी इंडिया में सिर्फ 2 से 3% हमारी पॉपुलेशन है जो कि SIP में इन्वेस्ट कर रही है। तो इट विल टेक टाइम, बट हाँ, रिटायरमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए कॉर्पस होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच मोहित सर, थैंक यू सो मोस्ट वेलकम फॉर कमिंग टू दिस चैनल, and thank you so much. Hope for this retirement interview is very helpful for you, and you can create a good corpus. If need any help, hesitate ना करिए कमेंट करने की। Thank you so much. थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू।